नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर फेड के आउटकम से पहले हमने क्रूड में थोड़ी सी नर्वसनेस देखी थी, हमने बाकी कमोडिटीज में भी कॉशियस अप्रोच देखी थी, लेकिन अब क्या डायरेक्शन बन रही है इस पर बातचीत करेंगे। सोना चांदी क्या अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, इस पर भी खास फोकस रहेगा। और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी रहेगी नजर, स्पेशली जो खबर गेहूं से जुड़ी हुई है, जिससे सरकार ने एक इंडिकेशन साफ तौर पे दिया है कि जमाखोरों की खैर नहीं है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी सुनील कटके हैं, धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता हमारे साथ बने हुए, साथ ही शिवाजी रोलर फ्लो मिल्स के ओनर अजय गोयल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो कच्चे तेल के साथ ही करेंगे। हमने एक कंसोलिडेशन, एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार होते हुए देखा कच्चे तेल में। उससे पहले काफी उठापटक भी देखी। वापस से जो प्राइसेस है वो थोड़े से प्रेशर में हमने पिछले दिन आते हुए देखे। फिलहाल घरेलू बाजार में 6700 के आसपास भाव ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेंट भी अब 90 से $91 के बीच में कारोबार कर रहा है। जय, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? अब इन स्तरों से भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि साफ तौर से इंडिकेशंस जो मिल रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सेंस तो मिल रहा है कि शायद कच्चा तेल इन स्तरों से बहुत तेजी दिखाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है। आपका व्यू क्या है रेंज के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, आज काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है। फेड का एफओएमसी का मीटिंग है और इसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होना है। यहाँ पे अगर रेट हाइक इससे ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली ये चिंताएं बढ़ेंगी कि हो सकता है कि आगे चल के स्लो डाउन देखने को मिले ग्लोबल इकोनॉमी में, तो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे पड़ सकता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सप्लाई साइड की बात करें तो अभी भी सिनेरियो टाइट है। रशिया यूक्रेन का कोई सुलह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म में। यूएस ईरान का जो न्यूक्लियर डील है वो भी अंडर द कारपेट है, तो उस फ्रंट पे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। कुल मिला के मुझे लगता है नेक्स्ट 1 वीक के लिए प्राइसेस अराउंड $83 अगर बात करें हम लोग WTI क्रूड की, और हायर साइड में $95 यही दायरा रह सकता है। घरेलू मार्केट में यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 6600 से लेके 7300 ये रेंज है। ऑलमोस्ट लोअर साइड पे है प्राइसेस, तो यहाँ पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं होगी। कोई अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहे तो मेरे ख्याल से आज इवनिंग के डेटा का वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद ही यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करें तो बेटर है। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है तो 6600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन पे बने रहना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में आ रही है और हल्का सा एक रिबाउंड हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है। आपको बता दें कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली बिकवाली ऑलरेडी भावों में बन चुकी है और एक फैक्टरिंग इन हो चुकी है कि यूएस फेड में तो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगी ही। स्वीडन में कल हमने 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक देखी है और अभी इस हफ्ते में बैंक ऑफ इंग्लैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जापान, इन चारों ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होना बाकी है। तो यहाँ से भी रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन ईसीबी ने ऑलरेडी कह दिया है कि सितंबर में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद आगे भी वो यहाँ पर रेट हाइक्स देख रहे हैं। तो रेट हाइक्स का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, जिसका इंपैक्ट हमने भावों में आता हुआ देखा है। सुनील, ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, लेकिन बड़ा इंपैक्ट और इमीडिएट इंपैक्ट हम यहाँ पर सोने चांदी में भी आता हुआ देखेंगे जैसे ही वो रेट मूवमेंट और आगे की गाइडेंस बनता हुआ हम देखेंगे। क्या लगता है आपको, अगर हम सारी रेट हाइक्स भी यहाँ पर फैक्टर कर लें तो कितनी गिरावट सोने में अभी और बाकी है? जी नमस्कार मनीषा। जैसे आज की बात हो रही है कि तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक जो है मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अगर फेड थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है यूएस इकोनॉमी को लेके तो हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक अगर वो करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा गिरावट जो है सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज में देखने को मिलेगा, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में। तो मुझे लगता है थोड़ा ट्रेंड आज वेट एंड वॉच का रहेगा क्योंकि मेजर डेटा अवेटेड है। हालांकि मार्केट डेटा से पहले ही डॉलर इंडेक्स तकरीबन 110 के ऊपर चला गया है। ट्रेजरी यील्ड तकरीबन 3.55% के आसपास है, 2011 के हाइस के लेवल तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अग्रेसिव मूव ही फेड की तरफ से एंटिसिपेट कर रहा है, तो थोड़ा दबाव जो है जरूर बना रहेगा। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, अपसाइड थोड़ा हेडरूम बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के लिए किसी को रिस्क टेकर अगर कोई है
तो थोड़ा मुझे लगता है कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सेल का साइड ज़्यादा मजबूत लगता है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया रेट हाइक होगा तो इमीडिएट इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिलता है। तो गोल्ड में 49,250 के रेंज में अभी चल रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 49,500 का एक मेंटेन करते हुए मुझे लगता है लोअर साइड में 48,800 यानी यहाँ से ₹450 तक का एक गिरावट जो है आज के मेजर इवेंट के चलते देखने को मिल सकता है, स्पेशली डॉलर इंडेक्स में मजबूती और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में जो मजबूती है उसको लेके। चांदी की अगर हम बात करते हैं तो चांदी में थोड़ा चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस मेजर्स की बात हो रही है, थोड़ा बहुत लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटने की बात हो रही है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चांदी ऑलरेडी ₹350 तेजी में अभी ट्रेड कर रहा है, 56,760 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है चांदी गोल्ड के विपरीत ट्रेंड में नजर आ सकता है। तो मेरा थोड़ा चांदी में बुलिश व्यू रहेगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 56,700 के रेंज में बाई करना चाहिए, 56,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है 57,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके जय, आपका व्यू क्या रहेगा गोल्ड पर प्रिसाइसली, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइसेस हम 2.5 साल के निचले स्तरों पर देख रहे हैं। जो मनीषा जी भी पूछ रही थी कि अगर 75 बेसिस पॉइंट की जगह 1% होता है, कमेंट्स थोड़े से और हॉकिश आते हैं, तो कितना डाउनसाइड गोल्ड में और आ सकता है? जी दीपाली, देखिए $1665 करंट रेट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ये काफी अहम लेवल है और मुझे लगता है अगर 1% का हाइक होता है तो प्राइसेस में दबाव देखने को मिल सकता है और $1620 तक भी एक नीजक रिएक्शन में प्राइसेस नीचे देखने को मिल सकता है। उस लेवल पे मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्रॉडली मैक्रोज और फंडामेंटल्स की बात करें, आज डॉलर इंडेक्स 110 पे है। डॉलर इंडेक्स 110 पे होना फॉर एन इकोनॉमी लाइक यूएस, जिसका इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, किसी मायने में यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं नजर आता है। सो अल्टीमेटली थिंग्स विल जीरो डाउन ऑन फंडामेंटल्स समवेयर डाउन द लाइन। तो 49,000 या 48,800 पे अगर सोना मिल रहा है घरेलू मार्केट में, तो मेरे ख्याल से गिवन द फैक्ट कि जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में, ये एक बुरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है। आज अगर गिरावट देखने को मिलता है, दैट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर गोल्ड। जहां तक सिल्वर की बात है, अगेन जैसा सुनील ने कहा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसके कारण यहाँ पे सिल्वर में भी प्राइसेस में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। सो ऑल इन ऑल, अगर आज 1% आता है और नी जर्क रिएक्शन में अगर कमोडिटी प्राइसेस टूटते हैं, स्पेशली बुलियन प्राइसेस, दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ ट्रेड ऑन अ बाई साइड। ओके, आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अगले क्वार्टर में जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो महीने होते हैं जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खरीदारी होती है, धनतेरस, दिवाली के चलते, क्रिसमस से पहले भी यहाँ पर बाइंग होती है। तो अगर हम अगले क्वार्टर की एक रेंज भी आपसे जानना चाहें कि सोने में क्या रह सकती है, क्या हम $1,620-$1,600 पर आउंस तक भी जा सकते हैं? क्योंकि ये एक रेट हाइक है, नवंबर में एक और रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है। क्लियरली बाजार में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है, लेकिन सुनील, आपसे पहले अगले क्वार्टर के लिए इस साल के अंत तक अब सोने में क्या रेंज रहेगी? अब तक हमने ऑफ कोर्स 2050 और 1650 की रेंज देखी है, लास्ट क्वार्टर की रेंज क्या रह सकती है? जी मनीषा, मुझे लगता है अगर गोल्ड की पहले बात करते हैं तो अभी नवंबर और दिसंबर में और 2 मीटिंग होनी बाकी है, और वहां पे भी अगर इन्फ्लेशन 8% के ऊपर ही रहता है आने वाले 2-3 महीने में, तो कहीं ना कहीं सिमिलर रेट हाइक्स भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% या उससे नीचे आता है तो बोल सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक्स अगले 2 मीटिंग में या 50 बेसिस पॉइंट के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मुझे लगता है कि एक रेंज ऑन द डाउन साइड गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में 48,000 तक का देख सकते हैं। अगर इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो मुझे लगता है $1,640 का एक बॉटम रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है फिर से $1,770 या $1,780 तक का इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 50,800 तक का एक लेवल जो देखने को मिल सकता है। तो जैसे जय ने भी बताया, अगर ये 48,500 48,400 के रेंज में मिलता है डोमेस्टिक मार्केट में, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। चांदी में ETF में ऑलरेडी इनफ्लोज बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड में पिकअप के चलते ये अट्रैक्टिव रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि चांदी में बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा, तो करंट लेवल से भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 3 महीने में मुझे लगता है ये 65,000 तक का लेवल दिखा सकता है सिल्वर। जय, आप क्या रेंज देख रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, अक्टूबर दिसंबर में, और आप भी सिल्वर पर ज्यादा बुलिश हैं क्या कंपैरेटिव टू गोल्ड?
जी दीपाली, देखिए मैं ये क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करना चाहूंगा। देखिए आज अगर फेड का अगर रेट की बात करें तो 2.5% फेड फंड रेट है, और आज अगर आप ये अज्यूम करके चलें कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आना है, तो आज के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 3.25 हो जाएगा, जबकि फेड की कमेंट्री है कि वो हायर साइड में इंटरेस्ट रेट 4% से ऊपर नहीं देखना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें लगता है कि अगर 4% यूएस में इंटरेस्ट रेट रहे तो इन्फ्लेशन को वो अपने ऑब्जेक्टिव 2% के आसपास ला सकते हैं। तो 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने के बाद नेक्स्ट 2 फेड मीटिंग में चांसेस बहुत कम है कि 75 से ज्यादा रेट हाइक होंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्दर रेट हाइक होंगे वो एटलीस्ट 75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे। सेकेंड है कि यहाँ पे अगर रेट हाइक हो रहा है तो इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा 8.5%, उसके बाद 8.3%। सो फर्दर रेट हाइक होने के बाद ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि शायद इन्फ्लेशन प्लेटो हो जाए और आगे चल के इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिले। उस एजम्पशन पे मुझे लगता है ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत बेहतरीन बाई होगा अगर आज का गिरावट मिलता है उन्हें। तो जहां तक रेंज की बात है, मैं सिल्वर पे ज्यादा बुलिश हूं इन द नेक्स्ट क्वार्टर। मुझे लगता है 68,000 तक का लेवल पॉसिबल है बाय एंड ऑफ दिसंबर। जहां तक गोल्ड की बात है, 48,500 से लेके 53,500 ये मुझे दायरा नजर आ रहा है फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 22। तो ये तो सोने चांदी की बात हुई, हमने आपको एक रेंज देने की कोशिश करी है एज अ नीजोक रिएक्शन, और अगले क्वार्टर में भी यहाँ पर क्या क्यूज रह सकते हैं। इसी के साथ मेटल्स पे एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आज गिरावट जारी है। जी हाँ, कुछ छुटपुट निचले स्तरों पर खरीदारी भी हमने आते हुए देखी है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर में अभी भी यहाँ पर 1/10 या 1/4% के गेन्स बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कैसे देखेंगे आप जय, और यहाँ पर मेटल्स में टॉप ट्रेड्स क्या रहेंगे आज? जी मनीषा, देखिए मेटल्स में थोड़ा सा कंसर्न है। एक तो है इंटरेस्ट रेट का जो एंटिसिपेशन है शाम को आने का या रात को इंडियन मार्केट्स टाइम पे, तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे रिसेशनरी सिनेरियो अगर बनता है, हायर इंटरेस्ट रेट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण प्राइसेस में नीजर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कॉपर प्राइसेस पॉसिबल है कि अराउंड 635-630 तक ट्रेड करें कल या नेक्स्ट वीक में। तो कॉपर मुझे लगता है करंट लेवल्स पे सेफर साइड में सेल किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 632 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 660। सुनील, आपको ट्रेड लेंगे क्या मेटल्स में? जी, मुझे लगता है कॉपर एक अट्रैक्टिव बाई नजर आता है। 2-3 फैक्टर्स हैं। चाइना की तरफ से ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करने में, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज्यादा वो स्टिमुलस मेजर्स फ्रंट पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन हटेंगे तो इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह थोड़ा नॉर्मलाइज होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। उसके अलावा मुझे लगता है ओवरऑल स्टॉक सिनारियो भी पेरू के तरफ से तकरीबन ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है कॉपर फ्रंट पे जो आउटपुट है। उसके अलावा एलएमई के स्टॉक भी तकरीबन 1.06 लाख टन के आसपास है, जो कि 1.8 लाख टन के आसपास मई में देखे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्राइसेस बॉटम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 640 या 45 के रेंज में कॉपर मिलता है तो बाई करना चाहिए। 630 तक का एक स्टॉप लिमिट लगा के 660 तक का एक टारगेट देखा जा सकता है। ओके, तो कॉपर पर एक बेट ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। ये कॉल है सुनील की ओर से। आपका स्वागत है, और शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल अब हमारे साथ शो पर हैं। अजय नमस्कार। अगर सरकार कुछ कर नहीं रही होती तो कह काफ़ी कुछ रही होती है, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने कल बाजार से आते हुए देखी हैं, जहां पे कहा गया है कि सेंटर अब यहां पर काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि डिस्क्लोजर जो आपका वीट स्टॉक्स है उसके ऊपर स्टॉक लिमिट्स यहां पर लगाई जा सकती हैं। इवन एज सरकार ने कहा है कि 24 मिलियन टन का उनके पास गोडाउन्स में स्टेट ओन्ड एफसीआई में माल पड़ा है, उसके बावजूद भी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग की बात की जा रही है, और जिस तरह से भाव पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं उस वजह से सरकार शायद ये स्टेप्स यहां पर ले सकती है। आप इस पूरे स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, ये काफी मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसमें। सचिव ने बिल्कुल कहा था कि देखिए स्टॉक लिमिट से पहले स्टॉक डिक्लेरेशन आएगा। अगर स्टॉक डिक्लेरेशन में अगर सरकार को लगा कि सफिशिएंट स्टॉक नहीं है देश में, तो हो सकता है स्टॉक लिमिट आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रोपोजिशन नहीं है। और जो दिल्ली मार्केट है या देश के मार्केट है वो 2500 को जो है ब्रीच नहीं कर रहा है दिल्ली, बल्कि जो है बाजार जो है बिलो जो गवर्नमेंट का एक हाई प्राइस जिसे समझता है उसके नीचे चल रहा है। तो ये केवल एक इंटरप्रिटेशन रहा है मीडिया का कि जो है सरकार, वो संभावना तब बनेगी अगर स्टॉक डिक्लेरेशन में जो है स्टॉक कम दिखाई दिया देश में, तब।
ओके लेकिन प्रोडक्शन के नंबर्स भी कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये इस पर भी मिस्टर पांडे की ओर से स्टेटमेंट आया है कि जो प्रोडक्शन फोरकास्ट है वो 105 मिलियन टन का है इस रबी सीजन में। ट्रेड एस्टिमेट्स कर रहे हैं 95 to 98 मिलियन टन का, लेकिन अगर ट्रेड जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसको भी बिलीव किया जाए तो प्रोडक्शन जो है वो काफी है डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए, उसके बावजूद भी प्राइसेस बढ़े हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस टाइम जो है देयर आर टू मेनी प्लेयर्स इन वीट, टू मेनी फैक्टर्स, तो जो है छोटे से भी न्यूज फ्लो से जो है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और मार्केट जो है थोड़ा सा एक्शन में आ जाता है। फैक्ट ये है कि जो रियल नंबर होगा वो अपने को जनवरी तक पता चलेगा एंड इट विल बी समवेयर इन बिटवीन। ये दोनों जो नंबर्स है उनके बीच में रहेगा। जो क्या नाम है सरकारी आंकड़ा है और जो असलियत है वो कहीं जो है 105 और 95 के आसपास इन दोनों नंबर्स के बीच में रहेगी और ये सब फोरकास्टिंग है। लेकिन आज की तारीख में ऐसे लग रहा है कि ऐसे कोई कमी होने वाली नहीं है, अगले 4 महीने निकल जाएंगे। ओके कैसे देखते हैं आप अजय प्राइसेस को देन, क्योंकि चाहे हम होलसेल देखें या रिटेल देखें, जैसे आपने कहा 2500 के आसपास के प्राइसेस हैं, लेकिन जो सचिव ने कल कहा कि भाव बढ़े हैं, यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का भी उन्होंने यहाँ पर एक जिक्र किया था। कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट? नहीं, उन्होंने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है वो वीट एक्सपोर्ट के और वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में जब जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि उसमें जो है उसकी वजह से काफी स्पेकुलेशन हो गया मार्केट में। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अभी चल रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि हर एक का नजरिया अलग अलग है। जो ट्रेडर्स हैं वो जो है चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड रहे, वो जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया को वो मिलती रहनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स है ट्रेड बंद करने के लिए, एक्सपोर्ट बंद करने के लिए, वो बहुत सडन रहते हैं। तो कई विषयों में चर्चा हुई, पर कहीं पर भी उस चर्चा के दौरान ऐसे नहीं लगा कि जो है सरकार कोई अकस्मात स्टॉक लिमिट लगाने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पोजीशन को वॉच कर रही है कंटिन्यूसली। और अजय फेयर पॉइंट, अजय जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये तरह की स्टेटमेंट्स आने के लिए भी आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड इनफ प्रूफ है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स भी की जाएं? क्या कोई चिंताजनक यहाँ पर सिचुएशन है जो आपको लगता है कंसर्निंग हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई चिंताजनक पोजीशन है। देखिए रियल टेस्ट रहेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उस समय का जो है रियल पिक्चर पता चलेगी। अभी जो है कई लोगों के पास अभी भी ह्यूज स्टॉक्स है। कांडला जैसी जगह में भी अभी 4-5 लाख टन स्टॉक जो है हिल नहीं रहा है। तो अभी धीरे धीरे जो है स्टॉक निकल रहा है, और जैसे ही 1-1.5 महीने में अलग फसलें आने लगेंगी तब जो है और जो है मार्केट में उसका डिस्पोजल होगा वीट का, अगर लोग कहीं रख रखे हैं तो ऐसे इमीडिएटली 3-4 महीने कुछ लग नहीं रहा है। सुनील, आपके व्यूज क्या हैं इस पूरी डेवलपमेंट पर और प्राइसेस की डायरेक्शन पर? जी, मुझे लगता है नॉर्मली जब भी प्राइस में एक अनएक्सपेक्टेड राइज आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्टेप्स देखे जाते हैं, नॉट ओनली इन वीट, सारे ही कमोडिटीज में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश यही होती है कि जमाखोरी ना हो और स्पेकुलेटिव ट्रेड इससे बिल्डअप ना हो, कोई स्टॉक ज्यादा जमा करके प्राइसेस को मैनिपुलेट ना करे। ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स 2-3 ऐसे लिए जाते हैं जहाँ पे स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए बोला जाता है, या तो एक थ्रेशोल्ड बताया जाता है कि भाई इससे ज्यादा आप स्टॉक जमा नहीं कर सकते हैं, सो दैट मार्केट में सप्लाई एडिक्वेट रहे और डिमांड के हिसाब से मार्केट में सप्लाई में कोई कमी ना रहे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये कंप्लायंस मेजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जस्ट टू सी के कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोई चीजें हो रही हैं तो उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो समवेयर डाउन द लाइन ये हमें नॉर्मली अमूमन सारे कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है सेंटिमेंटल प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक मेजर है और उससे थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है सप्लाई और डिमांड के पर्सपेक्टिव से एक बैलेंस्ड आउट अप्रोच हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये तो बात हुई गेहूं की। हालांकि फूड सेक्रेटरी ने साफ तौर से ये इंडिकेशन दिया है कि होर्डर्स के खिलाफ वो एक्शन लेंगे इफ नीडेड, और जो सप्लाई सिचुएशन है, जो प्रोडक्शन है, वो पर्याप्त है डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए। जो प्राइसेस बढ़े हैं वो स्पेकुलेटिव ट्रेड की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि जनवरी की स्टार्ट से लेकर अब तक हमने वीट फ्लोर के प्राइसेस में इजाफा देखा है। शुक्रिया मिस्टर गोयल इस पूरी खबर पर अपने व्यूज देने के लिए, और सुनील आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकेंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।